ये जानना चाहूंगी आपसे कि लिखने का सिलसिला कब शुरू हुआ? लिखने में जिसने मेरी मदद की वो था बचपन से ही चिट्ठियां लिखना। इतने सारे लेखकों को घर में आते हुए देखा। ये नहीं है कि लेखक के घर में पैदा हो तो कोई भी लिख लेगा। काठ के पुतले इस कहानी संग्रह का नाम कैसे आपके मन में आया? काठ के पुतले मेरा 5वां कहानी संग्रह आया। एनडीटीवी के बड़े पत्रकार और साहित्यकार प्रियदर्शन जी इसमें साथ थे। पाठकों ने ऐसा आपको बोला हो कि मैम आपकी ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई? हिंदी लेखन से पूंजी तो कोई कमाई नहीं जा सकती, लेकिन प्रेम की जो पूंजी है उससे ज्यादा मुझे लगता है कहीं और मिलती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका हमारी तरंग पॉडकास्ट सीरीज किताबनामा की इस नई कड़ी में। और आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार से जिन्होंने उन सभी विषयों पर अपनी लेखनी की है जो कि लोगों की सोच से बहुत परे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक मशहूर साहित्यकार प्रोफेसर प्रज्ञा जी की। प्रोफेसर प्रज्ञा मैम अभी तक 5 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और 6 नाटक की आलोचना से संबंधित किताबें लिख चुकी हैं। मैम को बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें शामिल है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, मीरा स्मृति पुरस्कार और पृथ्वीनाथ भान साहित्य सम्मान आदि। मैम ने आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे कार्यक्रमों में भी अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। आगे ही अगर बात करें तो फिलहाल मैम दिल्ली विश्वविद्यालय में किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और आज मैम की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक काठ के पुतले पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। तो मैम जैसे कि आप एक नाटककार रही हैं, साहित्यकार रही हैं, उपन्यासकार और कहानीकार भी रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि लिखने का सिलसिला कब शुरू हुआ? लिखने का जो सिलसिला रहा, असल में मैं एक लेखक के घर में मैं पैदा हुई और लिखते पढ़ते उन्हें लगातार देखा, इतने सारे लेखकों को घर में आते हुए देखा, तो लिखने के प्रति एक बहुत सम्मान की भावना थी शुरू से। हालांकि ये नहीं है कि लेखक के घर में पैदा हो तो कोई भी लिख लेगा, उसके लिए एक पूरा अभ्यास चाहिए, एक लंबा अनुभव चाहिए। तो मैंने बचपन में कोशिश की थी कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन वो कहानियाँ उतनी अच्छी नहीं बनी क्योंकि मेरे पिता कथाकार रमेश उपाध्याय वो ऐसे पिता नहीं थे कि अपने बच्चे का कुछ भी लिखा हुआ वो बहुत अच्छी तरह से उसको लें, उसको बहुत आलोचनात्मक ढंग से वो देखते थे और वो कहते थे अभी इसके लिए बहुत तैयारी तुम्हें चाहिए जी। तो उस रूप में पढ़ते रहे, लिखते रहे, चीज़ें समझते रहे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, शायद मैं 5th क्लास में रही होंगी और हम लोग एक नाटक हम लोग कर रहे थे और रूसी लोक कथाएं हम पढ़ते थे। पढ़ना बहुत अच्छा, बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गया। रूसी लोक कथाओं में एक कहानी थी लालची काजी और मुझे वो कहानी पसंद थी, तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने कहा कि इसका नाट्य रूपांतर करो और तुम ही लोग बनाओगे। तो कैसे भी करके, जो उस समय उतना समझ नहीं थी, लेकिन हमने उसको किया नाट्य रूपांतर और उसमें लालची काजी का एक्ट मैंने ही किया था। तो लिखने का ये है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो लगता है लिखने में जिसने मेरी मदद की वो था बचपन से ही चिट्ठियाँ लिखना। क्योंकि नाना नानी हम लोग दिल्ली में रहते थे, नाना नानी हमारी जो ननिहाल थी वो आगरा की थी, इसी तरह से एक मौसी स्योहारा में थी, एक और मामा बाहर थे और नियमित चिट्ठियाँ हम लोग लिखा करते थे। माँ बहुत व्यस्त रहती थी तो ये जिम्मेदारी हमारी रहती थी और फिर जो मौसियाँ थी उनसे बिल्कुल यारी जैसी थी, तो मौसियों को सब बताना। इसका कोई फ़ोन और उसकी कोई मोबाइल की कोई सुविधा उस समय थी नहीं जी। तो चिट्ठियाँ एक माध्यम थी और चिट्ठियों में ही सारी कलाकारी, मुझे लगता है वो लेखन की पहली सीढ़ी थी जैसे। तो लंबी चिट्ठियाँ लिखना, तो मुझे उससे एक चीज़ बहुत लगती है। फिर ये जो नाटक का हिस्सा आया और उसके बाद कॉलेज में लगातार लिखा मैंने। एक वॉल मैगज़ीन हमारी हुआ करती थी हिंदू कॉलेज की, निर्झरणी जी, और इंद्रप्रस्थ नाम की हमारी एक कॉलेज मैगज़ीन थी। तो मैं दोनों ही में मैं हिस्सा रही, एडिटोरियल बोर्ड में। निर्झरणी की तो संपादक भी मैं थी।
तो उसके लिए कविताएं लिखना शुरू किया, कुछ छोटे जो है विचार की प्रस्तुतियाँ, समीक्षात्मक लेख, ऐसी शुरुआत मैंने लगातार की, जिसको मैं बाद तक लिखती रही। लेकिन दिव्या 2000 की बात है, मैंने नियमित लिखना शुरू कर दिया। ये अभी तक मैं जो लिख रही थी ये शौकिया था, या कभी कभी कुछ चीज़ें लिखने की मन में उछाल बहुत होता था, पढ़ती बहुत थी, चीज़ें सुनती भी थी, पर नियमित लिखना मैंने 2000 से शुरू किया। 2 राष्ट्रीय सहारा अखबार के लिए भी मैं लिखती थी, साथ ही साथ जनसत्ता में एक कॉलम आज भी आता है, दुनिया मेरे आगे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती थी जब भी मैं एडिटोरियल पेज खोलती थी कि मैं कभी दुनिया मेरे आगे में छपूं। और वो वहाँ से जो सिलसिला चला कि मैंने इतना लिखा उसके लिए कि मेरी एक किताब है आईने के सामने, जो दुनिया मेरे आगे में जितने भी मैंने लिखे स्तंभ, वो सब उसमें वो शामिल हुए। और इसके साथ साथ रविवारी के लिए भी लिखा। फिर ये जो सिलसिला बनता गया, और इधर मैं नाटक पर भी लगातार मेरा काम था, आलोचनात्मक काम। तो मेरी पहली जो किताब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने 2006 में प्रकाशित की, नुक्कड़ नाटक रचना और प्रस्तुति, तो वो किताब रही। आलोचनात्मक काम भी करते रही। रचनात्मक काम जो ये मेरा दुनिया मेरे आगे का जो स्तंभ मैंने लिखा, उसको मैं इस तौर पे करती थी कि आधा अपने व्यक्तिगत अनुभव को लेकर और आधा विचार प्रधान। तो एक कहानी नुमा आ गया, और उससे मुझे बहुत सारे पाठकों के बड़े अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिली। लोगों ने पसंद किए वो मेरे लिखे हुए कॉलम, मुझे फ़ोन लगातार आया करते, तो अच्छा लगता था। और इसके बाद एक बड़ा काम जो मैंने अंजाम दिया, तारा की अलवर यात्रा। ये 2005 की एक शिक्षा नीति के तहत NCERT का एक योजना थी कि ऐसे जो जगह जो मानचित्र जो पर्यटन का है उस पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन ऐसी जगहों से उनकी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से स्कूली विद्यार्थियों को परिचित कराने की एक योजना है। वो चाहे ट्रैवलॉग के माध्यम से हो, चाहे वो उपन्यास के माध्यम से हो। तो मैंने उसमें अपना एक प्रस्ताव भेजा कि मैं अलवर शहर पर काम करना चाहती हूँ, और उस प्रस्ताव का बहुत स्वागत हुआ। और तब मैंने वो किताब पूरी एक शोध के रूप में तैयार हुई। उसको डेढ़ साल के करीब लगा। और अलवर में क्या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्या उसका जो है स्वाद का खजाना है, क्या साहित्य है, क्या समाज है, घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, तो उसको लेकर ये किताब सामने आई। और 60-65 पेज की ये किताब है, और 9th क्लास में ये रेफरेंस बुक के तौर पर आज भी पढ़ाई जा रही है स्कूलों में। तो ये किताब से मुझे बहुत ज़्यादा बल मिला। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया। बहुत लेट लिखा मैंने कहानियाँ। पहली कहानी मेरी 2013 में प्रकाशित हुई। हालांकि मैंने उसको 11 में लिख लिया था, और मैंने छुपाए रखा, उसे नहीं भेजा। थोड़ा सा जो है संकोच भी था कि पहली कहानी है, पता नहीं कैसी होगी, क्या होगी। 2012 में फिर मैंने एक पत्रिका में भेजा, तो 2013 के जनवरी अंक में वो मुखौटे शीर्षक से वो कहानी परिकथा पत्रिका में शामिल हुई। और तब से लेकर अब तक आबाद मेरी यात्रा चल रही है, और मेरी 50 कहानियाँ मैं लिख चुकी हूँ, पूरी हो गई हैं, और 3 उपन्यास मैंने लिखे हैं। तो ये काम अभी भी लगातार चल रहा है। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं कहानियाँ लिखूंगी, लेकिन मैं ये कर पाई इस जीवन में, तो मैं इसको बहुत बड़ा मानती हूँ। और इसके लिए लंबा जो अनुभव रहा, मैं जो स्तंभ मैं आपको बता रही थी दुनिया मेरे आगे, वो मुझे लगता है कि लेखन को मांझने के लिए वो बहुत ज़रूरी था कि आप एक विधिवत तैयारी के साथ उतरें। तो 10 साल के करीब मैंने वो स्तंभ लिखा जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें बनी। और इसके साथ साथ पढ़ना, नाटक देखना, लोगों से बातचीत करना, मुझे बातचीत करना और लोगों को ऑब्ज़र्व करना बहुत पसंद था। तो मुझे लगता है ये सारी आदतें, क्योंकि आप जब तक ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं आप अपने कैरेक्टर बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लेखन की प्रेरणा विविध स्रोतों से मिली, घर से मिली, अपने माता पिता दोनों से मिली। मेरी माँ भी लिखा करती थी, पिता भी।
तो और पूरे घर का जो परिवेश था एक उस परिवेश से भी कई लोग विज्ञान लेखक थे हमारे यहाँ, तो लिखने का काम सभी करते थे और लिखने का काम सम्मानजनक माना जाता था। तो कहीं ना कहीं मन में एक दमित इच्छा होगी कि ये सम्मान थोड़ा बहुत हम भी पाएं, तो यही चीज़ है। तो मैम जैसे हाल ही में आपका एक कहानी संग्रह आया है काठ के पुतले, मैं ये जानना चाहूँगी मैम ये काठ के पुतले, इस कहानी संग्रह का नाम कैसे आपके मन में आया? काठ के पुतले संग्रह इसी साल विश्व पुस्तक मेला में इसका विमोचन हुआ राजकमल प्रकाशन के स्टॉल से। और मेरी खुशकिस्मती है कि जो हमारी वरिष्ठ कथाकार हैं साहित्य अकादमी जिन्हें मिला है, नासिरा शर्मा जी, नासिरा जी ने इस किताब का विमोचन में वो साथ रहीं। साथ ही साथ NDTV के बड़े पत्रकार और साहित्यकार प्रियदर्शन जी इसमें साथ थे, साधना अग्रवाल जी इसमें साथ थी, कथाकार आलोचक हरीश राय जी इसमें साथ थे। तो एक जो है और राकेश जी ने इसका संचालन किया था कार्यक्रम का। तो काठ के पुतले मेरा 5वां कहानी संग्रह आया और चूंकि इसका जो शीर्षक है संग्रह में 9 कहानियाँ प्रकाशित हैं और उनमें जो मुझे प्रतिनिधि कहानी लगी उसका शीर्षक काठ के पुतले है। और काठ के पुतले परिकथा पत्रिका में जहाँ से मेरी कथाकार की शुरुआत हुई उसके 100वें अंक में उस पत्रिका के उसमें ये कहानी प्रकाशित हुई थी और एक बिल्कुल एक नए यथार्थ बोध को लेकर ये कहानी सामने आई। और वो कहानी का पूरा जो धरातल है मॉल्स में जो लड़के लड़कियां, युवा लड़के लड़कियां काम करते हैं और मैं लगातार देखती थी और वो खड़े रहते हैं, उनको बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं होती पूरे दिन में। और इसी तौर पर एक प्रतीकात्मक बिंब भी उभरा कि किस तरह से मॉल्स में कपड़े पहने वो मैनिक्विन्स, वो काठ के पुतले, वो भी खड़े होते हैं। तो उन काठ के पुतले, वो भी मॉल्स के जो बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए वो काम करते जो लड़के लड़कियां हैं उनको भी वो काठ के पुतले ही समझते हैं। लेकिन अपने विरोध से, उसमें जो लड़की है ललिता, अपने पूरे विरोध से वो जता देती है कि हम मात्र काठ के पुतले नहीं हैं, हम में हरकत है, हम विरोध करना जानते हैं और हम अपनी बात के लिए खड़े होना जानते हैं। तो वो एक पूरी लड़ाई लड़ती है उन युवाओं के लिए कि जो थोड़ी देर बैठना चाहते हैं, जो खड़े होने के कारण, लगातार 24 घंटे खड़े होने के कारण अलग अलग तरह की समस्याओं से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। वो उनकी एक लड़ाई वो लड़ती है और एक संदेश देती है कि हम काठ के पुतले नहीं हैं। तो ये उस शीर्षक कहानी थी और ये इतनी मकबूल हुई, लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि एक बिल्कुल नया विषय है। पटना के एक बड़े लेखक हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, अवधेश प्रीत जी, और जब ये कहानी प्रकाशित हुई अवधेश जी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा मुझे आपसे जलन है कि ये विषय आपने उठा लिया और ये विषय मेरी आंखों के सामने था और मुझे दिखा नहीं और इस पर आपने कहानी लिखी। तो एक बड़े रचनाकार का, हमसे वरिष्ठ पीढ़ी के रचनाकार का इस तरह से कहना अपने आप में बड़ा सुखद लगता है। और सच मानिए दिव्या, बहुत लंबे अरसे से मैं जब भी किसी मॉल में जाती थी, वहाँ के चौकीदारों से, वहाँ के लोगों से मैं अक्सर पूछती थी आप कितने घंटे खड़े हो रहे हैं, क्या आपको बैठने की। और ये कहानी धीरे धीरे मन में विकसित होती गई और फिर ये काठ के पुतले की शक्ल में ये सामने आई और मुझे लगा कि इससे मुफीद शीर्षक इस संग्रह का कोई और नहीं हो सकता। तो मैम जैसा आपने जिक्र किया कि आपसे एक सीनियर लेखक हैं जिन्होंने आपको प्रतिक्रिया दी, तो ऐसी प्रतिक्रियाओं की बात करूं तो जैसे जब कोई किताब या कहानी संग्रह या उपन्यास कोई भी पाठकों तक जाता होगा, तो पाठक वर्गों में से ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया है या फिर पाठकों ने ऐसा आपको बोला हो कि मैम आपकी ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, मैम आपका ये उपन्यास मेरे दिल को बहुत छूता है, तो ऐसा कौन सा पाठक है जिसने आपको कोई ऐसी बात बोली हो जो आपको हमेशा याद रहती हो? ऐसे बहुत सारे पाठक हैं और लेखन का, देखिए लेखन, हिंदी लेखन से पूंजी तो कोई कमाई नहीं जा सकती, लेकिन प्रेम की जो पूंजी है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कहीं और मिलती नहीं है जी। तो वो पूंजी मुझे बहुत बहुत मिली है
और बहुत सारे देश भर के क्या, अब तो क्योंकि ब्लॉग और इसका ज़माना है अलग अलग ऐप्स और चैनल्स का, तो कहानियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। लेकिन शुरुआत में जब मैं लिखा करती थी और नीचे फ़ोन नंबर अक्सर पत्रिकाएं छापती हैं, तो लंबे फ़ोन कहाँ कहाँ से, मैं आपको अगर अपना फ़ोन मैं आपको दिखाऊं लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो उसमें लोगों के नाम के आगे पाठक और कहाँ कहाँ के पाठक हैं। कोई बिहार का पाठक है, कोई राजस्थान का पाठक है, कोई हिमाचल का पाठक है, और एक कानपुर के मेरे बहुत अच्छे पाठक जिनसे मैं आज तक नहीं मिली हूँ, लेकिन वो बिल्कुल पाठक होते होते वो बिल्कुल मेरे जिसे कहें कि भाई जैसे हो गए हैं, हफीज़ भाई। तो हफीज़ भाई ने लगातार मुझे पढ़ा, और सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो बड़ी जिरह भी करते थे कि ये पात्र ने ऐसा क्यों किया, आपने इस पात्र को का खात्मा क्यों कर दिया, आपने ऐसा पात्र क्यों बनाया। तो वो पूरी बहस किया करते थे, और उसके बाद हमारी लगातार बातचीत हुई। आज तक मैंने देखा नहीं है उन्हें, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी एक बिटिया हैं, और बिटिया क्या करती हैं वो मेरे परिवार के बारे में जानते हैं। और बहुत खुशी से उन्होंने मेरी 2 कहानियों का अनुवाद किया, तकसीम और मन्नत टेलर्स, जिनके कारण मन्नत टेलर्स जिसके कारण मेरी पहचान बनी, जो कहानी पहल पत्रिका में प्रकाशित हुई। और पहल पत्रिका में प्रकाशित होना आप समझ लीजिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले के ज़माने में सरस्वती या हंस में प्रकाशित होना जी। तो पहल पत्रिका बड़ी पत्रिका है, और मैं 2 बार उसमें मेरी कहानियाँ आई, तो मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की ये बात रही। और ऐसे मुझे अनेक पाठक पाठिकाएँ मुझे मिली हैं जिनसे मेरी लगातार फ़ोन पर बात होती है, और जिनकी प्रतिक्रिया का अब तो ये आलम है कि मैं इंतज़ार करती हूँ कि उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी या नहीं पढ़ी। ऐसे ही एक मेरी दोस्त हैं, वो खोज खोज कर चीज़ें पढ़ती हैं, प्रगति सक्सेना। तो वो भी मेरी बहुत जिसे मैं कहूँ कि मैं लिखती हूँ और इधर उनको पढ़ने की इच्छा होती है। शायद ही मेरी कोई कहानी उपन्यास हो जो उन्होंने ना पढ़ा हो। और इस तरह के बहुत सारे पाठक मैंने कमाए हैं। राजस्थान में भी हैं, मध्य प्रदेश से बहुत फ़ोन आते हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे पाठक हैं जिनके फ़ोन आते हैं। अभी मेरी एक कहानी दाग दाग उजाला, जो इसी साल जनवरी में प्रकाशित हुई, वो एक ब्लॉग है, संतोष चतुर्वेदी का मशहूर ब्लॉग है पहली बार, जिस पे वैचारिक लेख भी होते हैं, कहानी कविताएं भी होती हैं। उस ब्लॉग पर वो कहानी प्रकाशित हुई, और आप देखिए ब्लॉग की रीच पत्रिका से भी ज़्यादा हुई, और कहाँ कहाँ से लोगों के मुझे कॉल आए, मुझे मैसेंजर में आया आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दीजिए। और पटना से एक और बड़े लेखक है संतोष दीक्षित जी, उन्होंने मेरा नंबर मांगा और उन्होंने कहा मुझे आपकी कहानी ने बहुत प्रभावित किया। और ब्लॉग पर तो नीचे कमेंट लिखने की सुविधा भी होती है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कमेंट लगातार मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ें कल ही बल्कि मैं बताती हूँ आपको, मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रही थी। अब मेरा दूसरा उपन्यास था धर्मपुर लॉज, जो दिल्ली में कपड़ा मिलों के बंद होने पर एक राजनीतिक उपन्यास है। मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रही थी, धर्मपुर लॉज और वो सब, अचानक मुझे एक दिखाई दिया बुकबाज, और उसमें एक महिला थी, उनका नाम नहीं है, और वो धर्मपुर लॉज और की पूरी यात्रा, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो ब्लॉग। जो जो इलाके मैंने बताए थे उन्होंने बाकायदा शोध करके वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स लेकर, और मेरे उस पूरे उपन्यास पर बात करते हुए वो लेकर आए हैं। तो साहित्य की दुनिया में यही बड़ी बात है, जल्दी एकदम सब हो जाए ज़रूरी नहीं, लेकिन देर सबेर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, एक अनवरत है। और इस दुनिया ने मेरे पूरे परिवार को एक बृहत्तर परिवार दिया है पाठकों का, मैं ये कहूँगी। तो मैम, जैसे अभी तक आपके 5 कहानी संग्रह आ चुके हैं, तो मैं जानना चाहूँगी इन 5 कहानी संग्रहों में आपके दिल के करीब कौन सा कहानी संग्रह होगा? अब आपने ये सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया, और अक्सर इस सवाल पर बहुत लोगों ने कहा है, मैं भी वही बात दोहरा देती हूँ। और ख़ास तौर से महिला होने के नाते ये अगर पूछा जाए किसी से, तो उसको तो अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं जी। तो मुझे भी अपनी सभी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, संग्रह सभी अच्छे लगते हैं। एक और चीज़ कहूँगी अच्छे लगने के साथ साथ कि जब भी मैं नई कहानी की तरफ बढ़ती हूँ या प्लॉट मन में आता है और लिखने के लिए कलम तो खैर नहीं, अपने सीधा टाइप ही करती हूँ, तो मुझे ये
लगता है कि जैसे मैं कहानी लिखना भूल गई। लेकिन जब कहानी मिड में पहुंचती है और आगे बढ़ती है, क्योंकि कहानी की शुरुआत एक तो सबसे मुश्किल होती है और उसका एक अंत बहुत मुश्किल होता है, और बीच में उसके तनाव को साधे रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ नहीं, मैं तो वो बतख का वो बच्चा हूँ जिससे पानी में तैरना उसे जन्मजात आता है, वो कर लेगा। लेकिन शुरुआत में डर लगता है। पर हाँ, संग्रह अगर मैं कहती हूँ तो तकसीम तो मेरे मन के बहुत करीब ही रहा। तकसीम जिसने मुझे एक उभरती हुई कथाकार के रूप में प्रतिष्ठा दी। 2016 में ये संग्रह प्रकाशित हुआ था और 11 कहानियाँ इसमें शामिल हुई थी, और तकसीम कहानी पर देश भर से मुझे फ़ोन आए। और इसी में एक और कहानी प्रकाशित हुई थी, पाप, तर्क और प्रायश्चित। उस पर भी मुझे बहुत सारे फ़ोन और लेखकों के जो है ईमेल मुझे प्राप्त हुए थे। वागर्थ पत्रिका में वो कहानी आई थी, तकसीम पाखी में छपी थी, और अगले ही अंक में उसमें बहुत सारे, जो पत्र का एक कॉलम होता है, वरिष्ठ से लेकर बहुत सारे रचनाकारों का उसमें उस कहानी पर प्रतिक्रियाएं आई थी। तो तकसीम तो निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा रहा। मन्नत टेलर्स, वो भी मैं कहूँगी, क्योंकि मन्नत टेलर्स मेरी वो कहानी है जो प्रतिनिधि कहानियों में अगर मैं कहूँगी तो मन्नत टेलर्स है, जिसने बिल्कुल अलग मुझे कहा भी कि कुछ लोगों ने गूदड़ बस्ती और मन्नत टेलर्स फेम लेखिका, तो इस रूप में भी कहा। तो मन्नत टेलर्स भी मुझे लगता है। मालूशाही मेरा छलिया बुरांश, उससे पहले रज्जो मिस्त्री और अब काट के पुतले, सभी कहानियाँ कहानी संग्रह करीब होते हुए भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने कोशिश की कि मैं अपनी कला और अपने जो विषय हैं उन पर थोड़ी और मेहनत करूँ। तो इस हिसाब से देखूँ तो अब तक जो 5 संग्रह आए हैं, विभिन्न आलोचकों ने और दोस्तों ने ये कहा है कि ये ऊपर की पायदान की तरफ है। हमेशा नई कहानी लिखते हुए और नया संग्रह भेजते हुए एक डर हमेशा रहता है कि कहीं अब तक जो लिखा है उससे नीचे का ना हो जी। तो प्यारे सभी हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ये उससे ऊपर की चीज़ मैं दे पाऊँ। कहीं पाठक ये ना कहें ये तो वही रिपीट चीज़ है या उन्हें कुछ नया ना मिले जी। तो यही कोशिश है। विविध विषय हैं और यथार्थवादी लेखक, क्योंकि मेरी सारी रचनाएं यथार्थ केंद्रित उस तरह से हैं, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक यथार्थ पर मैं लिखती हूँ। वैयक्तिक यथार्थ बहुत कम है मेरी कहानियों में। उन यथार्थ को लेकर मैं लिखती हूँ। तो ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे आसपास रोज़मर्रा इतनी चीज़ें घटित हो रही हैं। जैसे काठ के पुतले की ही पहली कहानी है, आप कुछ नहीं जानते। आप कुछ नहीं जानते कहानी जब मैं लिख रही थी तो जितने भी ये फ्रॉड इस समय हो रहे हैं धन संबंधी, मोबाइल को लेकर, और कितने लोगों के साथ इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। मैंने ये कहानी लिखी, मुझे पिछले साल बिल्कुल शुरुआत की बात है, ये कहानी हंस में प्रकाशित हुई थी। ये महिला दिवस, मार्च अंक महिला दिवस था, और पंकज सुबीर जी जो इसके संपादक थे, विशिष्ट अतिथि संपादक थे, बड़े कथाकार हैं वो भी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्रज्ञा जी, अंक के लिए आपकी कहानी चाहिए, क्या कुछ लिख रही हैं? और मैं इस कहानी को पूरा कर रही थी और मैंने कहा कहानी है। और जब कहानी उनके पास पहुंची उन्हें बहुत अच्छी लगी, और कहानी छपने के साथ ही लखनऊ के एक बड़े कवि हैं नरेश सक्सेना जी, उनको अरेस्ट कर दिया गया और उनको ये कहा गया, उनको पूरा उनसे पैसे निकलवाने का एक पूरा धंधा बनाकर, जिस तरह से आजकल गिरोह हो गए हैं, वो बहुत देर तक उस गिरफ्त में रहे। और ऐसे हमारे इर्द गिर्द भी और लोग हैं जिनको इस तरह से लूटा जा रहा है। तो कहानी उसी घटना पर है कि एक जो है कहा जाता है कि भाई पूरा फ्रॉड है कि आपका बैंक में ये नहीं पहुंचा है, KYC करा लीजिए। और एक बुजुर्गवार हैं जो डर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें यह है कि ये उनकी सुविधा बंद हो जाएगी।
तो वो कर देते हैं वो काम और 20,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। और बच्चा जो बिल्कुल उनका MNCs में है और काम कर रहा है, वो कहता है आप तो कुछ नहीं जानते, टेक्नोलॉजी नहीं जानते, ये नहीं जानते, तो फिर क्यों ले रखा है ये स्मार्टफोन। कहानी का एक पक्ष तो ये है, लेकिन अगला पक्ष, क्योंकि कथा है तो अगर उसमें संवेदना नहीं है, उस तरह की चीज़ नहीं है, तो वो बच्चा जो बिल्कुल अपने पिता को डांट रहा है, पिता से बिल्कुल एक घृणा सी कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी कहती है कि तुम ये देखो कैसा व्यवहार कर रहे हो। उसके पोता पोती जो हैं बूढ़े के, वो भी अपने दादा की वकालत करते हैं, लेकिन उसे बाद में रियलाइज़ होता है अपने काम करते हुए कि पापा के साथ ठीक नहीं बात की कल मैंने। और वो जल्दी अपना काम निपटा कर लौटता है और घर में ताला मिलता है जो कि कभी नहीं मिलता, और तमाम तरह की अटकलें आती हैं कि पिता कहाँ गए होंगे, लेकिन पिता आते हैं और कहता आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो क्योंकि वो सोच चुके होते हैं कि अब ये टेक्नोलॉजी की बात उसने कर दी, अब इस फ़ोन से मैं पीछा छुड़ाऊंगा, और वो घर छोड़कर निकल भी रहे होते हैं कि ताला लगाते लगाते उन्हें अपनी मृत पत्नी की स्मृति हो आती है। वो कहती है कि ये बच्चों से झगड़ोगे तो, और वो भी लौटते हैं और इधर वो बेटा भी लौटता है और दोनों में फिर से एक रिश्ता बहाल होता है। तो कहानी उस टेक्निक के तंत्र में जो आजकल जिस तरह से लूट की खबरें हैं, उस तंत्र को उजागर करती है वो कहानी। तो इस रूप में मुझे लगता है कि कहानी संग्रह तो सभी प्रिय होते हैं, लेकिन कथाकार के तौर पर एक जिम्मेदार कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि आप कुछ बेहतर और कुछ नया सृजित कर सकें। तो मैं कोशिश करती हूँ दिव्या कि मैं कुछ अलग चीज़ मैं कर पाऊँ। तो मैम, जैसे कहानियों की ही बात चल रही है और आपने बताया कि आप अभी तक 50 कहानियाँ लिख चुकी हैं, और मैं ये जानना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते आपके पास सामाजिक, पारिवारिक और साहित्यिक भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो इन सभी जिम्मेदारियों को आप मैनेज कैसे करते हैं? मुझे फिर से अपने पिता याद आ रहे हैं। मेरे पिता के दिए हुए सूत्र, आज वो नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन मुझे उनके सूत्र याद आते हैं। 2 चीज़ें वो कहा करते थे, काम कठिन है, जीवन थोड़ा। कठिन काम है, लेखन कठिन काम है। इसलिए कठिन बता रही हूँ कि लोगों को फैसिनेट तो बहुत करता है, लेकिन लेखन आपके कितने घंटे रोज के लेता है। एक कहानी में 15 दिन लग गए हैं और अभी जाने कितने दिन लेगी वो कहानी। तो इस और उपन्यास तो बहुत समय लेता ही है। लोगों को दुनिया बड़ी आकर्षित करती है, लेकिन आप ये देखिए कि एक लेखक जब तमाम दुनिया अपने मज़े मार रही है, घूम फिर रही है, वो अपने बंद कमरे में अपने लैपटॉप या अपने कागज़ों के साथ बैठा है, अकेला है। और अकेला ही नहीं है, दुनिया भर के दुख दर्द वो अपने सीने में लेकर कहानी और रचना लिखने के लिए आपको कायांतरण करना पड़ता है, दूसरे के दर्द को महसूस करना पड़ता है। आपके जीवन के जो दर्द हैं वो तो है ही, लेकिन दूसरे के जीवन के दर्द समझे बिना आप लिख ही नहीं सकते, आप लेखक नहीं हो सकते हैं। तो कितनी तरह की अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ जो पिता कहा करते थे कि आप सबके पास ही दिन के 24 घंटे हैं, काम ये करना है उन 24 घंटों में एक सामंजस्य आप कैसे बनाए रखते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आज भी लगातार हॉन्ट करती हैं, मुझे लगातार प्रेरित करती हैं कि अपने 24 घंटे आप कैसे करें। एक और चीज़ बता रही हूँ, लेखक होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन लिख पाते हैं जी, और हर दिन लिखा भी नहीं जा सकता। ये कोई ये नहीं है कि कलम या लैपटॉप हाथ में आया और आपने लिखना शुरू कर दिया और हो गया। उससे पहले एक लंबा थॉट प्रोसेस भी आपका काम करता है। आप उसको प्लॉट को समझते हैं, सोचते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं। आप लिखना शुरू कर देते हैं, बीच में कहानी रुक जाती है, अब आगे क्या करें। और ऐसा मेरी कई कहानियों के साथ हुआ। इसी संग्रह में एक कहानी है काठ के पुतले में, माया मरी न मन मरा। और वो कहानी है, एक गांव में एक जमींदार है और उसके पास एक सांड है और उसको बड़ा फक्र है कि मेरे पास ये जो है लाखन है और उससे उसके आसपास के गांव में बड़ी प्रतिष्ठा है, मेलों में वो पुरस्कार जीतता है और सारी चीज़ें। उस कहानी को मैं बिल्कुल अंत तक लेकर आ गई, लेकिन उसका बिल्कुल फिनिश कहानी नहीं हो पा रही थी और मैं सोचती रहती थी दिन दिन भर कि इस कहानी का अंत कहाँ जाएगा।
क्योंकि अंत करना, आप अगर आपकी कहानी पाठक के सोच में पहले ही निर्धारित अंत हो जाए, वहां तक जा रही है, तो आप कमजोर हैं। पाठक जहां सोच रहा है, लेखक उसे गच्चा देकर एक नया अंत ले आए, वो मुझे लगता है उसमें कलाकारी है। तो ये सारे काम किए हैं, लेकिन यही कहूँगी कि इन्हीं 24 घंटों को मैनेज कर किया है। और नाटक की दुनिया से जुड़ी हूँ, तो मैं ये भी सोचती हूँ कि आप कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं और आपकी भूमिका बदलती है। आप सुबह साड़ी पहनकर आप कॉलेज जा रहे हैं, और मेरी पहली क्लास जो 8:40 पर शुरू होती है, तो वहाँ खड़ी हो जाती हूँ। तो मेरी क्लासेस हैं सारी, और मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। क्लासेस मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं, तो वो क्लासेस हैं। उसके बाद कॉलेज के और काम हैं, अन्य जो है कई संस्थाओं में भी मेरा काम रहता है, वो है। उसके बाद फिर घर की पूरी जिम्मेदारियां हैं, तो एक माँ की जिम्मेदारी है, एक जीवन साथी की जिम्मेदारी है, वो भी है। और उसके बाद लेखन, और लेखन सिर्फ लेखन नहीं, साहित्यिक यात्राओं पर जाना जी, साहित्यिक कार्यक्रमों में जाना, वो सब चीज़ें भी चलती हैं। तो ये है कि बस संतुलन कैसे आप साधते हैं, और लेखन के प्रति आप कितना गंभीर होते हैं। ये नहीं कि जिस समय मैं उपन्यास लिख रही होती हूँ, या खास तौर से उपन्यास, तो मैं कुछ और काम नहीं करती, ना यात्राएं, क्योंकि ये नहीं कि उपन्यास को आप छोड़ नहीं सकते। उसका सिरा अगर 1-2 महीने के लिए भी छूट गया, तो फिर वो सधेगी नहीं। उपन्यास जब मैं लिखती हूँ, तब फिर पूरी एक तैयारी, अपने नोट्स बनाकर फिर मैं उसको कोशिश करती हूँ कि पहले महीने मैं बिल्कुल उसको नियमित लिखूं, चाहे काट दूं। सुबह मैंने 5 पेज, 5 तो बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 2 या 2.5 पेज जो लिखा है, अगर मैंने कर लिया है, हो सकता है वो शाम को मैं अगर उसको पढ़ती हूँ तो वो मेरे काम का ज़्यादा ना हो, लेकिन लिखती मैं उसे रोज़ हूँ। तो यही है कि पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सारी भूमिकाएं एक ही जीवन मिला है, सब इसी में निभाते हैं। और मुझसे पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं, आगे आने वाले लोग भी करेंगे, और मैं भी उसी के बीच में हूँ। तो मैं इस रूप में करती हूँ, और काम जब आपको खुशी देने लगे तो समय निकल ही आता है जी। हाँ। तो मैम, अंत में मैं जाते जाते आपसे, जो व्यक्ति सोच रहा है कि उसको अब शुरू करना है लिखना, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। आजकल तो देखिए, एक फेसबुक जैसा जो मंच मिला है, तो आप पोस्ट भी लिखते हैं। कई लोग, बिल्कुल युवा जिनकी कोई किताब भी नहीं आई होती, उन युवाओं की हम पोस्ट पढ़ते हैं, उससे भी प्रेरित होते हैं। तो आपके समय में तो और भी अच्छा है, आप ब्लॉग अपना बना रहे हैं आप। तो नया लिखने वालों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी, खूब पढ़ें। जिस भी विधा में आप उतर रहे हैं, अपने जो है, और साहित्य एक बड़ी जिम्मेदारी है। साहित्य, आप हिंदी लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी की ही रचनाएं पढ़ेंगे, और हिंदी की रचनाओं में भी सिर्फ आप समकालीन पढ़ेंगे। जो पहले जो लिख के आ गए हैं लोग, आप उस परंपरा को भी जानिए। और आप ये मत सोचिए कि हम हिंदी, अंग्रेज़ी, इन साहित्य के लोग हैं। आप साहित्य के लोग हैं, तो साहित्य के लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। भले ही आप हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन आपके पास साहित्य तो विदेशी साहित्य भी है। और हमें ये एक बहुत अच्छा वो रहा कि हमने लगातार रूसी साहित्यकारों को पढ़ा, बाद में चलकर और लोगों को भी लगातार पढ़ा, सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जो आपके देश के हिंदी भाषी जो साहित्यकार हैं, हाँ, सभी को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन बांग्ला इतना समृद्ध साहित्य है, टैगोर, शरद, हाँ, आप इन सब को आप पढ़ें, और लगातार चीज़ें। और हम लोगों के समय में एक बहुत अच्छा भी हुआ करता था, टेलीविज़न पर तरह तरह के लेखकों की कथाओं के अनुवाद, और उस तरह से भी प्रसारित हुआ करते थे। तो मैं यही कहूँगी कि आप खूब पढ़ें, और खूब अपने आप को मांझें, वैचारिक रूप से भी मांझें, और अभ्यास करें लेखन का। आप जो शुरुआत में लिख रहे हैं, उसको ये मत मानिए ये तो अल्टीमेट हो गया। लेखक जो भी लिखे, उसको काटने को अगर वो तैयार है, अपने लिखे को नकारने को तैयार है, तो समझिए वो अच्छा लिखेगा जी। हाँ, तो आप लिखें, रोज़ एक अभ्यास करें, तब वो साहित्य में भी कहते हैं कि आ तो जाते हैं,
लेकिन 10 साल अगर कोई एक विधा में रहता है तब उसे माना जाता है कि अब ये कायदे का बन गया है, लेखक हो गया है। तो 10 साल कम से कम आपको लगते हैं। और मैं 10 साल तो कई लोग कहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ जीवन सबसे बड़ी पाठशाला है। जीवन आपको नित नए पाठ पढ़ाता है, आपको नई नई सीख देता है। तो आप उस सीख से, चाहे अभ्यास के ज़रिए, पढ़ने के ज़रिए, सुनने के ज़रिए लोगों को सुनिए, हाँ, और इससे फिर आप परिपक्व होंगे। आपकी परिपक्वता का जो स्तर 10 साल पहले है वो आप लगातार लिखते पढ़ते रहें तो 10 साल बाद अलहदा होना तय है। तो ये मुझे लगता है कि नए लोगों को, और एक जुनून रखिए कि मुझे करना है। नए होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक क्षेत्र में नहीं मिल रहा है जल्दी आए। और एक दूसरी चीज़ और भी कहूँगी कि आजकल नए लोगों के लिए बहुत प्लेटफॉर्म और बहुत सारे पुरस्कार भी हैं। हाँ, युवा पुरस्कार बहुत सारे हैं, 30 से 30 तक की उम्र के, 40 तक की उम्र के बहुत पुरस्कार हैं। पुरस्कारों के लिए ना लिखें ऐसा कि पुरस्कार मिल जाए जी। तो ये मुझे लगता है। पर युवा खूब पढ़ें, खूब अच्छा पढ़ें, हिंदी का पढ़ें, हिंदीतर पढ़ें, विदेशी भाषा, हाँ, और कम से कम आप एक जीवन में 5 रचनाकार कमाइए। विद्यार्थियों के लिए भी है ये, 5 रचनाकार कमाइए जिसमें आप बखूबी हर जगह बोल सकें कि ये 5 रचनाकार को मैं इस रूप में देखता जानता, उस पर आपकी मौलिक राय हो। तो यही है, और बाकी तो चीज़ें लोग करते करते सीखते चलते हैं। तो मैम, अपनी कहानियों से जुड़े इतने दिलचस्प किस्से हमारे साथ साझा करने के लिए और अपने लेखन को कैसे अच्छा किया जाए, इन कलाओं के बारे में बताने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने जाना कि किसी कहानी को लिखते समय हमें किन मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मैम ने अपनी जिंदगी के दिलचस्प किस्से भी हमारे साथ साझा किए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा। लेकिन हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो लाइक जरूर करें, और यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।